जियोग्राफी अर्थात भूगोल स्ट्रेबो के अनुसार भूगोल वो विज्ञान सम्मत विषय है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड के सभी आकाशीय पिंडों और मानव तथा उसके पर्यावरण जैसे कि स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों तथा भूधरातल के क्षेत्र में देखे जाने वाली प्रत्येक वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। जियोग्राफी यूनानी शब्द जियो तथा ग्राफियन से मिलकर बना है, जहां जियो का अर्थ पृथ्वी एवं ग्राफियन का अर्थ वर्णन करना होता है तथा भूगोल एक संस्कृत शब्द है जो कि दो शब्द भू एवं गोल से मिलकर बना है, जहां पर भू का अर्थ पृथ्वी तथा गोल का अर्थ गोलाकार आकृति है। जियोग्राफी के पितामह एक प्राचीन यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीस को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द को परिभाषित किया तथा पृथ्वी की परिधि निर्धारित करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इरेटोस्थनीस ने भूगोल को धरातल के एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मान्यता दी तथा सर्वप्रथम इन्होंने जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था। हेरोडोटस तथा रोमन विद्वान स्ट्रेबो तथा क्लाडियस टोल्मी ने भूगोल को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान किया। एनक्सिमेंडर प्रथम व्यक्ति था जिसने विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया। भूगोल को अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी, संभववाद एवं निश्चयवाद। संभववाद के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वो प्रकृति द्वारा प्राप्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक भूगोलवेत्ता वाइडल डी लाब्लाश और फेब्रे थे तथा निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अर्थात मनुष्य को स्वेच्छा पूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रिटर, रेचेल और इसेलिंटन थे। जियोग्राफी को गहनता से अध्ययन करने के लिए इसे मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 फिजिकल जियोग्राफी, इसके अंतर्गत ब्रह्मांड के सभी द्रव्य जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुए हैं उनका अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 ह्यूमन जियोग्राफी, इसके अंतर्गत मानवीय प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न एवं परिवर्तित चीजों का अध्ययन किया जाता है। फिजिकल जियोग्राफी का अध्ययन करने के लिए इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है। खगोलीय विज्ञान, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल तथा ह्यूमन जियोग्राफी का अध्ययन करने के लिए इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है। आर्थिक भूगोल, सामाजिक एवं संस्कृत भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल तथा जियोग्राफी के कुछ ऐसे भाग हैं जिनका अध्ययन फिजिकल जियोग्राफी तथा ह्यूमन जियोग्राफी दोनों के सम्मिलित रूप में अध्ययन किया जाता है, जैसे भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल एवं जीव भूगोल। जीव भूगोल के अंतर्गत प्राणी भूगोल, वनस्पति भूगोल, पारिस्थितिक भूगोल तथा पर्यावरण भूगोल का अध्ययन किया जाता है। अब हम जानेंगे एस्ट्रोनॉमी अर्थात खगोलीय विज्ञान के बारे में। खगोलीय विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में उपस्थित सूक्ष्म वस्तुओं से लेकर समस्त विशालकाय पिंडों तथा कॉस्मिक वस्तुओं एवं ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष तथा उसके संपूर्ण द्रव्य को कहते हैं, अर्थात ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की अंतर्वस्तु, अपरमाणविक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा सम्मिलित है। अभी तक पूरे ब्रह्मांड का स्थानिक आकार अज्ञात है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के 2 भाग हैं, वायुमंडल और अंतरिक्ष। अंतरिक्ष खगोलीय पिंडों के बीच बचे खाली स्थान को अर्थात स्पेस को कहा जाता है। ब्रह्मांड शब्द की उत्पत्ति पुराने फ्रांसीसी शब्द यूनिवर्स से हुई है, जो लैटिन शब्द यूनिवर्स से निकला है, जिसका अर्थ है
एक में संयुक्त लैटिन शब्द यूनिवर्स का उपयोग रोमन के राजनेता सिसेरो और बाद के लैटिन लेखकों द्वारा कई अर्थों में किया गया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित उपलब्ध प्रमुख सिद्धांतों को जानना होगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत: नंबर 1 जियोसेंट्रिक थियरी, नंबर 2 हीलियोसेंट्रिक थियरी, नंबर 3 स्टेडी स्टेट थियरी, नंबर 4 पल्सेटिंग यूनिवर्स थियरी, नंबर 5 बिग बैंग थियरी। अब हम जियोसेंट्रिक थियरी के बारे में जानेंगे। जियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व चंद्रमा और अन्य ग्रह तारे इसकी परिक्रमा करते हैं। जियोसेंट्रिक थ्योरी मॉडल में 3 प्रमुख खगोलशास्त्रियों की भूमिका अहम थी। नंबर 1 यूडोक्सिस, नंबर 2 अरस्तु और नंबर 3 टॉलमी। प्राचीन समाज इस विचार से ग्रस्त थे कि भगवान ने मनुष्यों को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा होगा। फिर सर्वप्रथम यूडोक्सिस नाम के एक खगोलशास्त्री ने 380 ईसा पूर्व के आसपास भूकेंद्रित ब्रह्मांड का पहला मॉडल बनाया था। यूडोक्सिस ने ब्रह्मांड के अपने मॉडल को ब्रह्मांडीय क्षेत्रों की एक श्रृंखला के रूप में डिजाइन किया, जिसमें पृथ्वी के केंद्र के चारों ओर में बने तारे, सूर्य, चंद्रमा और ग्रह थे। दुर्भाग्य से जैसे जैसे यूनानियों ने सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की गति का पता लगाना जारी रखा, ये तेजी से स्पष्ट होता गया कि उनके भूकेंद्रित मॉडल अन्य ग्रहों की गति की सटीक या आसानी से भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे। अरस्तु के अनुसार ब्रह्मांड की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु पृथ्वी है। अरस्तु ने बेहद सावधानी और सटीक ढंग से ब्रह्मांड का शुरुआती भूकेंद्रित या पृथ्वी केंद्रित मॉडल प्रस्तुत किया था। उनके मॉडल के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थिर है तथा सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे वृत्ताकार कक्षाओं में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, अर्थात पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे सभी खगोलीय पिंड परिपूर्ण, पारदर्शी, शुद्ध और ईश्वरीय हैं और वृत्ताकार गति ही सर्वाधिक शुद्ध गति है। अरस्तु के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है तथा ब्रह्मांड का निर्माण पृथ्वी और मनुष्य के लिए ही हुआ है, यानी मनुष्य ही इस सृष्टि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जीव है। संक्षेप में, अरस्तु के भूकेंद्रित मॉडल में निम्न मान्यताएं थीं। पृथ्वी की आकृति गोल है, अतः सर्वप्रथम अरस्तु ने बताया कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। सभी खगोलीय पिंड वृत्ताकार कक्षाओं में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा, फिर सूर्य, उसके बाद मंगल तथा 10वां खगोल स्वर्ग का है। सभी आकाशीय पिंड ऐसे अपरिवर्तनशील, शुद्ध एवं पारदर्शी पदार्थों से निर्मित हैं, जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। अरस्तु के भूकेंद्रित मॉडल की प्रमुख समस्या ये थी कि यह मॉडल खगोलीय पिंडों की प्रेक्षित गति की व्याख्या करने में असफल सिद्ध हुआ। ग्रहों के अवलोकन से यह पाया गया कि उनकी गति अनियमित है, वे कभी आगे तो कभी पीछे चलते हैं। यूनानियों ने इन ग्रहीय पिंडों को प्लेनेट कहकर संबोधित किया। अरस्तु की उक्त मान्यता के आधार पर ग्रहों के भ्रमण पथ को निर्धारित नहीं किया जा सकता था। तारों का पैटर्न ऋतुओं के साथ कैसे बदलता रहता है, या फिर चंद्रमा 1 महीने की अवधि में घटता बढ़ता क्यों रहता है, इसे भी अरस्तु के मॉडल से व्याख्यायित नहीं किया जा सकता था। ग्रहों की अनियमितता या घुमक्कड़ी प्रवृत्ति को समझने के लिए ग्रीक विद्वानों द्वारा 2 धारणाएं विकसित की गईं। 1 फलित ज्योतिष आधारित, 2 अरस्तु के खगोलशास्त्र पर आधारित धारणा। पहली धारणा ये बनी कि ग्रहों की गति प्राकृतिक नियमों के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है। ग्रह अपनी इच्छा शक्ति के मुताबिक विचरण करते हैं। इसी धारणा से आगे चलकर यह समझ बनी कि ग्रहों की इच्छा शक्ति पृथ्वी के नश्वर प्राणियों को प्रभावित करती है और यह शक्ति मनुष्य का भविष्य निर्धारित करती है।
यही धारणा बाद में फल फूल कर फलित ज्योतिष के रूप में तब्दील हो गई। ग्रहों के अनियमित चाल की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिक प्रवृत्ति के खगोल वैज्ञानिकों ने दूसरी धारणा यानी अरस्तु के भूकेंद्रित ब्रह्मांडीय व्यवस्था मॉडल का अनुसरण किया। ग्रहों की गति को समझाते हुए तथा अरस्तु के सिद्धांत में संशोधन करते हुए और एक बेहतरीन ज्यामितीय मॉडल तकरीबन 140 ईस्वी में टॉलेमी ने दिया, जो खगोल विज्ञान पर अब तक लिखी गई सबसे महान पुस्तक अल्माजेस्ट के लेखक हैं। टॉलेमी ने भी अरस्तु की भांति पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में स्थिर मानते थे तथा ये भी मानते थे कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे वृत्ताकार कक्षाओं में पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। टॉलेमी ने खगोलीय पिंडों की अनियमित गति को समझाने के लिए एक बेहद जटिल प्रणाली प्रस्तुत की। उन्होंने ये कल्पना की कि प्रत्येक ग्रह अपने एक वृत्त में घूमता है जिसे अधिचक्र कहते हैं। इन अधिचक्रों के केंद्र एक बड़े वृत्त में गतिशील होते हैं जिन्हें डेफ्रेंट कहते हैं। टॉलेमी के अनुसार हमारी पृथ्वी सभी डेफ्रेंट का केंद्र है। सरल शब्दों में कहें तो टॉलेमी के भूकेंद्रित मॉडल के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और सभी ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ अधिचक्रों की भी परिक्रमा करते हैं तथा अधिचक्रों का केंद्र यानी डेफ्रेंट पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अरस्तु और टॉलेमी के भूकेंद्रित मॉडल को उस समय सर्वाधिक परिशुद्ध तथा धर्म सम्मत ब्रह्मांड व्यवस्था माना जाने लगा। इसका परिणाम ये हुआ कि किसी भी विद्वान ने लगभग 2000 वर्षों तक उनके विचारों को चुनौती देने का साहस नहीं किया। वास्तव में यूनानी तौर तरीके से ही प्रभावित होकर भारतीय खगोल विज्ञान का उदय हुआ। हालांकि भारतीय खगोल विज्ञान ग्रीक से प्रभावित जरूर था, मगर यह स्वतंत्र और मौलिक रूप से विकसित हुआ। प्राचीन भारत में अरस्तु टॉलेमी के स्थिर पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत का कितना प्रभाव था, यह महान खगोलविद गणितज्ञ आर्यभट्ट के एक उदाहरण स्पष्ट हो जाता है। आर्यभट्ट ने इस विचार का खंडन कर दिया था कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के मध्य भाग में स्थिर है। आर्यभट्ट ने भूभ्रमण का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इसका विवरण आर्यभट्ट अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में देते हैं। नंबर 2, हीलियोसेंट्रिक थियरी। सन 1543 ईस्वी में पोलैंड के निकोलस कोपर्निकस, जिन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है, इन्होंने हेलियोसेंट्रिक थियरी का एक मॉडल प्रस्तुत किया। उसके पश्चात ब्रह्मांड के संदर्भ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। यद्यपि ब्रह्मांड संबंधी यह अवधारणा सौर परिवार तक ही सीमित थी, फिर भी इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा ही बदल दी थी। स्टडी स्टेट थ्योरी अर्थात साम्यावस्था सिद्धांत। एल्बर्ट आइंस्टीन ने ब्रह्मांड का एक स्थिर मॉडल सामने रखा था। इस मॉडल के अनुसार ब्रह्मांड स्थिर है, लेकिन एडविन हब्बल ने आकाशगंगाओं की गति की विशेषताओं का अध्ययन किया और ब्रह्मांड संबंधी विस्तार की खोज की। उनके अनुसार ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। फिर सन 1948 में फ्रेड हायल तथा थॉमस गोल्ड और हरमन बंडी ने स्टडी स्टेट यूनिवर्स मॉडल पर सबसे प्रभावशाली रिसर्च पेपर प्रकाशित किया, जो कि एक सैद्धांतिक मॉडल था। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है, लेकिन एक निश्चित औसत घनत्व के साथ। इस मॉडल के अनुसार पदार्थ हमेशा उसी गति से नए आकाशीय पिंड बना रहे हैं जिस गति से पुराने पिंड नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण ब्रह्मांड का औसत घनत्व स्थिर है। स्थिर अवस्था वाले ब्रह्मांड का कोई शुरुआत या अंत नहीं है। जब हम किसी बिंदु को बड़े पैमाने पर देखते हैं तो आकाशगंगा का संपूर्ण औसत घनत्व और क्रम हमेशा समान होता है। जब हब्बल ने ये बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो स्टडी स्टेट थ्योरी ने बताया कि भले ही यूनिवर्स का विस्तार हो रहा हो, लेकिन यूनिवर्स की इमेज समय के साथ चेंज नहीं होगी, क्योंकि यदि यूनिवर्स का विस्तार होगा तो उसके साथ यूनिवर्स की डेंसिटी भी कम होती जाएगी।
तब स्टडी स्टेट थ्योरी ने बताया कि भले ही यूनिवर्स स्पैन कर रहा हो, लेकिन यूनिवर्स में लगातार नए पिंड क्रिएट हो रहे हैं और यूनिवर्स की डेंसिटी समय के साथ मेंटेन होती रहती है। यूनिवर्स का एक्सपेंशन तो हो रहा है, उसकी डेंसिटी भी मेंटेन हो रही है। हाइड्रोजन और हीलियम, जो कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पदार्थ हैं। हीलियम एटम हाइड्रोजन एटम से न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा बनता है, जो कि तारे में होती है। स्टडी स्टेट एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार हाइड्रोजन और हीलियम की बड़ी मात्रा सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बनती है और ऐसे ही मैटर क्रिएट होता रहता है और स्टार्स और गैलेक्सी भी क्रिएट होती है। क्योंकि हाइड्रोजन कंटिन्यूअस क्रिएट होता रहता है, इसलिए इस थ्योरी को कंटिन्यूअस क्रिएशन थ्योरी भी कहते हैं। स्टडी स्टेट थ्योरी को 4 कॉस्मोलॉजिकल फैक्टर को लेकर बनाया गया था। पहले फैक्टर जो कि बताता है कि फिजिकल लॉस यूनिवर्सल होते हैं। जो लॉस यूनिवर्स में एक जगह पर है, दूसरी जगह पर वैसे ही होंगे। दूसरा कॉस्मोलॉजिकल फैक्टर यह है कि बड़े स्केल पर यूनिवर्स होमोजेनियस होता है। तीसरा फैक्टर है कि यूनिवर्सल आइसोट्रोपिक होता है, यानी कि यहाँ पर कोई एक फिक्स पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, सभी डायरेक्शन में रूल सिमिलर ही होते हैं। और चौथा फैक्टर कि यूनिवर्स में लार्ज स्केल पर समय के साथ कुछ भी चेंज नहीं होता है। और स्टेडी स्टेट थ्योरी में इन चारों फैक्टर को परफेक्ट कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल भी कहा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि स्टडी स्टेट थ्योरी फेल क्यों हुई थी। दरअसल यह 1960 में फेल होने लगी, जब एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स में कहीं दूर देखते हैं तो असल में वो टाइम में पीछे देखते हैं। जैसे अगर हम कोजास को देखें, जो कि हमसे 3 बिलियन लाइट ईयर दूर है, तो इसका मतलब ये है कि लाइट वहां से 3 बिलियन सालों में हम तक पहुंचती है, यानी कि हम उनकी 3 बिलियन साल पुरानी इमेज को देखते हैं। इसका मतलब भाई हमको वो आज कैसे देखेंगे, जैसे कि वो 3 बिलियन साल पहले थे। और कोजास यूनिवर्स में सबसे दूर पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं। ये किसी डिस्टेंट गैलेक्सी के काफी चमकीले गैलेक्टिक न्यूक्लियस होते हैं। हमसे सबसे नजदीकी कोजास भी 1 बिलियन लाइट ईयर दूर है। इसका मतलब ये बिलियन साल पहले एग्जिस्ट करते थे, और क्योंकि हमने अभी तक अपने नजदीक कोई और कोजास को नहीं देखा, तो इसका मतलब कोजास बिलियन साल पहले ही एग्जिस्ट किया करते थे। यानी कि यहाँ पर यूनिवर्स समय के साथ चेंज हुआ है, और अगर समय के साथ चेंज हुआ है तो परफेक्ट कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल यानी कि स्टडी स्टेट थ्योरी गलत साबित हुई। क्योंकि अगर ये थ्योरी सही होती तो हमको अपने आसपास भी कोई जस देखने को मिलनी चाहिए थे। लेकिन ये पूरी तरह से फेल तब हुई जब पेंजियास और विल्सन ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की डिस्कवरी की, जो कि बिग बैंग के द्वारा बची हुई रेडिएशन थी। लेकिन स्टडी स्टेट थ्योरी ने बताया कि ये बैकग्राउंड रेडिएशन एक पुराना तारा की लाइट है, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में गैलेक्टिक पार्टिकल के द्वारा एब्जॉर्ब और एमिट हुई है। लेकिन काफी एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह बैकग्राउंड रेडिएशन का नेचर कुछ और ही था। उनकी स्पेक्ट्रम लाइन एक आइडियल ब्लैक बॉडी के काफी क्लोज थी, और स्टडी स्टेट थ्योरी तो कुछ और ही कह रही थी। एक और रीजन है जो कि साइंटिफिक नहीं बल्कि फिलोसॉफिकल है। दरअसल ये थ्योरी लोगों के माइंडसेट के अलग और ऑपोजिट थी, क्योंकि जैसे सभी चीजों का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है, वैसे ही इस यूनिवर्स का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होना चाहिए, यानी कि इसका भी जन्म हुआ होगा, ऐसा हमारा माइंडसेट कहता है। लेकिन यह इसके ऑपोजिट कह रही थी कि यूनिवर्स बस आ गया, यह वैसा ही पहले है जैसा अभी हम उसे देखते हैं। अब क्यों आया, कहां से आया, उसके बारे में इस थ्योरी में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया। इस थ्योरी में फर्दर मॉडिफिकेशन भी किए गए, पर आज के समय में इस थ्योरी को कोई भी नहीं मानता, क्योंकि पहली बात तो इसके ज्यादातर एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं है, और किसी भी थ्योरी की एप्लीकेशन के लिए उसके प्रूफ होना जरूरी है। पहले जरूर इस थ्योरी पर एस्ट्रोनॉमर्स का ध्यान गया होगा, क्योंकि जब हम यूनिवर्स के बारे में इतना नहीं जानते थे, और जब हमको चीजों के बारे में पता लगने लगा और बिग बैंग थ्योरी सभी चीजों को एक्सप्लेन करने लगी, तो इस थ्योरी को बड़ा फेलियर मिला।
पल्सेटिंग यूनिवर्स थियरी अथवा स्पंदित ब्रह्मांड सिद्धांत या ब्रह्मांड का दोलन सिद्धांत, इसे चक्रीय मॉडल या बिग बाउंस सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को सन 1917 से 18 में आर्थर एडिंगटन और एलन संदेश ने दिया था। यह एक ब्रह्मांड संबंधी मॉडल है जो प्रस्तावित करता है कि ब्रह्मांड का बार बार विस्तार और संकुचन होता रहता है। इस सिद्धांत में ब्रह्मांड की शुरुआत प्रचलित बिग बैंग सिद्धांत के समान बिग बैंग से होती है। हालांकि हमेशा के लिए विस्तार जारी रखने के बजाय ब्रह्मांड अंततः एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां इसका विस्तार धीमा हो जाता है और अंततः गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण पूरी तरह से रुक जाता है। ब्रह्मांड का विस्तार 41 अरब वर्षों तक होता है, फिर यह रुक जाता है और फिर ब्रह्मांड का संकुचन होने लगता है। बिग बैंग के बाद से अभी तक 12 अरब वर्षों से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और यह विस्तार अगले 39 वर्षों तक चलेगा। उसके बाद ब्रह्मांड का विस्तार रुक जाएगा और फिर ब्रह्मांड बिग क्रंच नामक प्रक्रिया में अपने आप में सिकुड़ना शुरू कर देता है और ब्रह्मांड का संकुचन अगले 41 अरब वर्षों तक चलता रहेगा। अंततः संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु में तब्दील हो जाएगा, जिस कारण इस बिंदु रूपी ब्रह्मांड के अंदर का ताप और दाब अत्यंत बढ़ जाएगा, अर्थात अविश्वसनीय रूप से सघन और गर्म हो जाएगा और फिर बिग बैंग की क्रिया होगी और फिर से ब्रह्मांड का विस्तार होने लगेगा। इस प्रकार ब्रह्मांड का विस्तार और संकुचन बार बार होता रहता है। बिग क्रंच के बिंदु पर सिद्धांत का प्रस्ताव है कि ब्रह्मांड का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, इसके बजाय ये संभावित रूप से क्वांटम उतार चढ़ाव या डार्क एनर्जी जैसी प्रतिकारक शक्ति के अस्तित्व के कारण एक नए बिग बैंग में विस्तार और संकुचन की यह चक्रीय प्रक्रिया फिर अंतहीन रूप से दोहराई जाएगी। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्पंदित ब्रह्मांड सिद्धांत को वैज्ञानिक समुदाय के भीतर व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। बिग क्रंच या उससे वापस लौटने वाले ब्रह्मांड के विचार का समर्थन करने के लिए वर्तमान में कोई अवलोकन संबंधी सबूत नहीं है। इसके अतिरिक्त सिद्धांत को कई सैद्धांतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि यह समझाना कि ब्रह्मांड कई चक्रों में किसी भी जानकारी या संरचना को कैसे बनाए रखेगा। हालांकि स्पंदित ब्रह्मांड सिद्धांत एक दिलचस्प और विचारोत्तेजक विचार बना हुआ है, जिसकी खोज कुछ ब्रह्मांड विज्ञानियों द्वारा जारी है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है। बिग बैंग सिद्धांत। दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में हम लोगों ने बहुत सारे सिद्धांतों को जाना, लेकिन सारे सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सही रूप से व्याख्या नहीं कर पाए और लगभग सारे सिद्धांत फेल हो गए। उसके बाद आया बिग बैंग सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में ये सबसे ज्यादा माना जाने वाला सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमंत्रे ने सन 1927 ईस्वी में किया, लेकिन इसके बारे में पहली बार सन 1964 ईस्वी में पता चला और सन 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड के सभी अणु, परमाणु और कण एक दूसरे के पास थे। इतने पास कि समझ लो सब एक ही जगह पर स्थित थे, मानो सारा ब्रह्मांड जिसे आज हम देख रहे हैं वो एक छोटे से बिंदु में मौजूद था
और उस वक्त ये बिंदु अपार घनत्व वाला और अत्यंत गर्म रहा होगा। इसे सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। यह एक अनंत डेंसिटी वाला बिंदु रहा होगा। यह वो स्थित है जहां पर भौतिक विज्ञान के कोई भी नियम काम नहीं करते और इस अवस्था में स्पेस और टाइम का भी कोई वजूद नहीं था। उस परिस्थिति में अचानक से किसी अज्ञात कारण से एक महाविस्फोट हुआ और इस विस्फोट के साथ इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हो गया। यह विस्तार किसी चीज के अंदर नहीं हो रहा था, क्योंकि इससे पहले ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसी किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं था। यूनिवर्स के इस एक्सपेंशन के बाद सारे पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे। ब्रह्मांड बहुत ही तेजी से विस्तृत होने लगा। उस समय ब्रह्मांड का तापमान 10 की घात 32 डिग्री सेल्सियस यानी 1 के आगे 32 जीरो लगाया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी उतना टेम्परेचर था। इसके बाद महाविस्फोट के बाद के 1 सेकंड से भी कम टाइम, जिसको प्लांक टाइम कहा जाता है, इस बहुत समय के अंतराल में ब्रह्मांड का तापमान बहुत ही तेजी से गिरा। अतः 1 माइक्रोसेकंड तक होते होते तो लगभग तापमान 10 अरब सेल्सियस तक हो गया। इस अवस्था में ब्रह्मांड के सारे पदार्थ ग्लूअन प्लाज्मा की अवस्था में थे, जिसमें सारे पार्टिकल्स गति कर रहे थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार बढ़ता गया, उसका तापमान भी कम होता गया। ब्रह्मांड के तापमान में ये गिरावट और उसकी यह प्लाज्मा अवस्था बिग बैंग महाविस्फोट के बाद करीब 3,80,000 सालों तक चलती रही और इस 3,80,000 सालों के समय को डार्क टाइम कहा जाता है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में कहीं पर भी रोशन नहीं थी। अगर आप ये सोचते हो कि जब बिग बैंग का महाविस्फोट हुआ तब प्रचंड मात्रा में रोशनी रही होगी, तो यह सही नहीं है। ये जो बिग बैंग हुआ उसे हम ब्लास्ट कहते हैं और बेशक उस समय टेम्परेचर भी अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन फिर भी सब कुछ अंधकार में था, क्योंकि उस समय रोशनी नहीं थी, क्योंकि ब्रह्मांड प्लाज्मा अवस्था में था और अभी तक ब्रह्मांड में कोई अणु नहीं बने थे, इसलिए लाइट भी नहीं थी। और ऐसा लगभग बिग बैंग के महाविस्फोट के बाद 3,80,000 सालों तक चलता रहा, जिसे ब्रह्मांड का डार्क टाइम कहा जाता है। और इस डार्क टाइम के अंत तक ब्रह्मांड की प्लाज्मा अवस्था में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनने लगे और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मिलने से ब्रह्मांड को अपना सबसे पहला अणु मिला, जो कि हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन का ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन के अणु आपस में मिलने से हीलियम के अणु बनने लगे और यह एक नाभिकीय सम्मिलन अभिक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे तारों का जन्म हुआ। और इस प्रकार ब्रह्मांड में असंख्य तारे बनते गए और ब्रह्मांड चमकीला होता गया और इस प्रकार ब्रह्मांड का डार्क टाइम खत्म हो गया और लगभग 4 लाख साल बाद ब्रह्मांड रोशनी से जगमगाने लगा। धीरे धीरे बिग बैंग से निकले कॉस्मिक मैटर से और अणु बनते गए और ब्रह्मांड में और सारे पिंडों का निर्माण होता गया। और ऐसे ही एक घटना के चलते करीब 4 अरब साल पहले एक निहारिका के ढह जाने से हमारे सूर्य और सौरमंडल का निर्माण हुआ। जिसमें अनेक ग्रहों तथा उपग्रहों के साथ हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। खगोल शास्त्रियों के अनुसार आज ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी है। और प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं और प्रत्येक तारे के बहुत सारे ग्रह उपग्रह हैं।
यानी हमारी पृथ्वी जैसा ब्रह्मांड में लाखों ग्रह होंगे जिन पर जीवन उपस्थित है, लेकिन उनके बारे में हमको अभी तक कोई जानकारी नहीं है। आज ब्रह्मांड दो रूपों में उपस्थित है, एक दृश्य ब्रह्मांड और दूसरा अदृश्य ब्रह्मांड। आज ब्रह्मांड में उपस्थित सभी ग्रह, उपग्रह, तारे, उल्का पिंड, गैलेक्सी, निहारिकाएं, डार्क मैटर, प्रकाश गति, गुरुत्वाकर्षण, यहाँ तक कि समय भी बिग बैंग के महाविस्फोट से पैदा हुआ है। खगोलीय वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का विस्तार 93 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक हुआ है और इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तथा तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार जारी है। इसलिए इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना अर्थात एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इसके प्रमाण के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का संदर्भ दिया जाता है। खगोलीय शास्त्रों का मानना है कि तेजी से ब्रह्मांड के विस्तार की ये दर उस रहस्यमयी डार्क एनर्जी के कारण है जो आकाशगंगाओं को अलग कर रही है। बिग बैंग के महाविस्फोट से बचे हुए कणों को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड अर्थात CMB कहा जाता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज सन 1965 में हुई। इसके बाद जॉर्ज लेमेंत्रे की बिग बैंग थ्योरी को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत का दर्जा मिला और आज के इस आधुनिक युग में लेमेंत्रे की बिग बैंग थ्योरी को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत माना जाता है। ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च अर्थात सन ने 30 मार्च 2010 को जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे एवं 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर अर्थात LHC नामक एक दुनिया की सबसे बड़ी मशीन के द्वारा एक ऐतिहासिक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। इसमें दुनिया भर के 1000 से भी ज्यादा वैज्ञानिक शामिल थे, जिसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसोन कणों के निर्माण का प्रयास किया गया है। इस महाप्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ऐसी अनेकों अनसुलझी अवधारणाओं को समझने का प्रयास किया गया, जिन्हें अब तक डार्क मैटर, डार्क एनर्जी व गॉड पार्टिकल के नाम से पुकारा जाता रहा है। डार्क एनर्जी का एक रहस्यमय रूप है जो ब्रह्मांड के लगभग 68% हिस्से का निर्माण करती है। डार्क शब्द का प्रयोग अज्ञात को दर्शाने हेतु किया जाता है। वास्तव में इस महाप्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुई उस ब्रह्मांडीय परिघटना को प्रयोगशाला में दोहराना चाहते थे, जिसे विज्ञान की दुनिया में बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। ऐसी अवधारणा है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसोन कण में ही ब्रह्मांड निर्माण का रहस्य छिपा है, क्योंकि इसे परमाणु की सबसे आधारभूत इकाई माना जाता है। अतः महाप्रयोग द्वारा सन ने अंततः 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसोन के समान सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। इससे ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।